नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो 2 दिन के बाद हमारी क्लास आ रही है और यही कहना चाहूँगा कि गर्मी अपने परवान पर है और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। ठीक है, चलिए। तो हम अपनी कहानी की विधाओं पर चल रहे थे, किस प्रकार से हमने मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के छाप आई, यानी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, जो कहानी संग्रह है, वहाँ से हम आगे बढ़े थे। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में प्रेमचंद की उर्दू में लिखित पहली कहानी कौन सी है, प्रेमचंद की उर्दू में लिखित पहली कहानी संग्रह कौन सा, हिंदी में लिखित पहली कहानी कौन सी है, गणपति चंद्रगुप्त किसे मानते हैं, नगेंद्र किसे मानते हैं। आप बोलोगे सर आप खुद भी बोल के बता सकते हो ताकि मैं रिवीजन हो, नहीं, मैं प्रश्न ही बोलूंगा ताकि आपके दिमाग में आती है या नहीं आती। अगर मेरे बोलने के साथ कहानी दिमाग में आ रही है मतलब आपको याद हो रहा है, नहीं आ रही है तो कम से कम आप क्लास खत्म होने के बाद वापस जाके देखोगे। और एक बात और बता देता हूं कि जब याद रखना, ये जो गद्य विधाएं चल रही है ये आपके जो आधुनिक काल, रीति काल, भक्ति काल है ना, उससे डबल रिवीजन मांगती है, ये उससे डबल रिवीजन मांगती है, इसलिए इनको थोड़ा बढ़िया देखें। और ये बहुत सौभाग्य की, परम सौभाग्य की बात है कि वैकेंसी से पहले पहले हम एक बार सिलेबस जो है वो कर लेंगे। सिलेबस जो है ये अभी तक तो 54वीं क्लास है, पूरा सिलेबस करवाऊंगा तब तो 150 150 क्लास तक जाएगा और अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। ये मान के चलिए निःशुल्क क्लासेस का अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंदोत्तर कहानियां। यूं मान लीजिए, क्या पढ़ेंगे? प्रेमचंदोत्तर कहानियां। तो प्रेमचंदोत्तर कहानियां जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है यशपाल। प्रेमचंदोत्तर का मतलब हो गया कि प्रेमचंद युग जो समय था 1936 था, तो ये 1936 के बाद की कहानियां हैं, है ना। तो सबसे पहले बात आती है जब प्रेमचंदोत्तर कहानियां पढ़ते हैं तो यशपाल की, क्योंकि यशपाल प्रेमचंद के बाद में यशपाल है, जैनेन्द्र हैं, अज्ञेय हैं, इलाचंद्र जोशी हैं, रांगे राघव हैं, भगवती चरण वर्मा है, ज्ञान रंजन है, विष्णु प्रभाकर है। इनकी कहानी आज हम पढ़ेंगे। तो यशपाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिनका जीवन काल 1903 से 1976 माना जाता है। अब इनके जो हाँ इनकी कहानियां याद करनी है तो आप इनकी कहानियों को बहुत ही इजी वे में याद कर सकते हो, टेंशन नहीं लेनी है। तो आपके पास नोट्स प्रिंट आउट होंगे, उसमें ही लिख लें जगह मिले तो, वरना मैंने आपको पहले भी कह रखा है जो एक्स्ट्रा लिखा हूं उसके लिए व्हाइट पेज थोड़े से ऐड करके रखो, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा लिखाऊंगा ही लिखाऊंगा, ये मेरा कंफर्म है। तो अब आप देखिए, बहुत ईजी तरीके से आपको याद करवाता हूं। यशपाल की, यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। यशपाल की उड़ान देखकर, देखो हमारे जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो टांग खींचने वाले बहुत आते हैं। तो यशपाल भी जब अपने चरमोत्कर्ष पर थे, कहानियां लिखने में एक बहुत अच्छे लेखक के रूप में जाने लगे, तो यशपाल की उड़ान देखकर दुनिया कहने लगी, दुनिया कहने लगी, क्या कहने लगी? कि मैं सुंदर हूं। हैं सर, ये क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहना। दुनिया कहने लगी कि मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं, कि मैं सुंदर हूं, लेकिन याद रखना, किसी भी चिंगारी का चित्र, लेकिन याद रखना किसी भी चिंगारी का चित्र 3 दिन में ही बनेगा। किसी भी चिंगारी का अगर चित्र बनाओगे तो 3 दिन में बनेगा। कितने दिन में बनेगा? 3 दिन में बनेगा, है ना। 3 दिन में, क्योंकि यहां पे ट्रिक टूट रही है लेकिन मैंने इसे जोड़ दिया, क्योंकि ज्ञान दान, देखो मैं तो हूं नरेंद्र दान, ये है ज्ञान दान। क्योंकि ज्ञान दान फूलों का कुर्ता पहनकर, क्योंकि ज्ञान दान फूलों का कुर्ता पहनकर, क्योंकि ज्ञान दान फूलों का कुर्ता पहनकर धर्म युद्ध, कौन से युद्ध? धर्म युद्ध, क्योंकि ज्ञान दान फूलों का कुर्ता पहनकर, ज्ञान दान फूलों का कुर्ता पहनकर जो है उत्तमी की मां के पास, ज्ञान दान फूलों का कुर्ता पहनकर
उत्तमी की मां के पास, उत्तमी की मां के पास अभिशप्त होकर धर्म युद्ध की चेतावनी देने गया। धर्म युद्ध की चेतावनी देने गया, जहां वह सच बोलने की भूल कर बैठा। जहां वह सच बोलने की भूल कर बैठा। जहां वह सच बोलने की भूल कर बैठा और उसने ऐसा तर्क दिया कि उसके तर्क के तूफान ने उत्तराधिकारी को आदमी से खच्चर बना दिया होगा। अरे गुरुजी, इतनी लंबी ट्रिक कैसे याद होगी? इतनी लंबी ट्रिक कैसे याद होगी? अगर ये बात बोलते हो तो मैं आपको उसका उत्तर देता हूं। इतनी रचनाएं अगर याद करोगे और हो भी जाएगी, लेकिन एक समय बाद आप इसे भूल जाओगे, ये दावे के साथ कहता हूं। लेकिन जो ये लिंक की आसमान की उड़ान देखकर दुनिया ने कहा कि मैं सुंदर हूं, यहां तक एक लाइन बनी। लेकिन चिंगारी का चित्र 3 दिन में ही बनता है। ज्ञानदान फूलों का कुर्ता पहनकर उत्तमी की मां के पास अभिशप्त होकर धर्म युद्ध की चेतावनी देने गया। वहां वह सच बोलने की भूल कर बैठा और उसने एक ऐसा तर्क दिया कि उसके तर्क के तूफान ने उत्तराधिकारी को आदमी से क्या बना दिया? खच्चर बना दिया। अब ये लाइन आपको याद रहेगी, जब जब यशपाल नाम आएगा आपको ये याद रहेगा। अब सर हम इसकी जो रचनाएं हैं वो, पहले तो ये लाइन याद होनी बहुत जरूरी है। अगर लाइन ही याद नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, ये भी आप मान के चलें, ठीक है। अब जैसे पहले जो आपको याद हो उन रचनाओं, जैसे मैं इसके बारे में बात करता हूं, ये है भस्मावृत चिंगारी। मैं बीच बीच में इसलिए बता रहा हूं ताकि हम बाद में फिर और देखेंगे, ठीक है। अब ये उड़ान है, क्या है? उड़ान है। ये दुनिया है, ठीक है। ये मैं सुंदर हूं, मतलब इसके आगे एक आध शब्द जुड़ेगा। इनके मैं सुंदर हूं, इसके आगे भी एक शब्द जुड़ेगा, मान के रखिए। उड़ान के आगे भी एक शब्द जुड़ेगा। जैसे उड़ान किसकी है? पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान। अब यह है वो दुनिया, क्या है? वो दुनिया कि तुमने क्यों कहा था, वो तो चना जोर गरम वाली बात हो जाएगी, है ना। लेकिन यहां पर भी यशपाल की एक कहानी है और कहानी का नाम है कि तुमने, आप सबको याद आ गई, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं? बात समझ गए? उसके बाद 3 दिन, उसके बाद ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की मां, क्या है? उत्तमी की मां, है ना। ये रह गया चित्र। तो ये है चित्र का शीर्षक। मैं जानता हूं आप में से कई लोग कहेंगे सर इसमें से कुछ रचनाएं आपके नोट्स में नहीं है। बिल्कुल एक्स्ट्रा है, उसमें ट्रिक नहीं है। इसमें ये मैंने कल ही बैठकर जो है इन सारी रचनाओं को एक साथ सेट करने का प्रयास किया। तो उत्तमी की मां अभिशप्त है, धर्म युद्ध है, ठीक है। उसके बाद सच बोलने की भूल है, और तर्क का तूफान है, उत्तराधिकारी है, आदमी है और खच्चर है। अब ये सारी रचनाएं अगर आपको याद रह जाती है तो यकीन माने, अच्छा ये हाँ रह जाती है तो यकीन माने अब सही हो जाएगा, है ना। अब देखो इसको कैसे करेंगे। हाँ, ये रचना जो है आदमी और खच्चर, ये शब्द
रचना पूरी इस तरह से है। उत्तराधिकारी रचना सिंपल है, धर्मयुद्ध सिंपल है, वह दुनिया सिंपल है, उत्तमी की मां सिंपल है, सच बोलने की भूल, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं अभिशप्त है, तर्क का तूफान है, भस्मा और चिंगारी, और ये सारी हो गई। अब बात आती है सर इनके सन किस किस के याद रखें, किसके नहीं याद रखें। तो देखो मेरा एक ही कहना है आप लोगों से कि एग्जाम तक मैं आप लोगों के साथ हूं, एग्जाम तक मैं आप लोगों के साथ हूं, एग्जाम तक मैं आप लोगों के साथ हूं। 3 बार बोल दी ये बात, ठीक है। इसलिए बोली कि एक बार आप सन में मत उलझो, एक बार आप सन में मत उलझो। रीजन ये है कि सन के चक्कर में ट्रिक दिमाग से निकल जाती है। 100% स्टूडेंट मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं जानता हूं। कुछ कहते हैं सर मैं तो इस हिसाब से कर रहा हूं, मैं इस हिसाब से कर रहा हूं, नहीं सर इसमें ये इस तरह से बढ़िया होता है, इस तरह सन 7 याद हो जाए तो बढ़िया होता है। सबकी अलग अलग टेंडेंसी है। मेरा मानना है कि एक बार आपको दिमाग में यह छप जानी चाहिए कि यशपाल की उड़ान देखकर दुनिया कहने लगी कि मैं सुंदर हूं। चिंगारी का चित्र 3 दिन में ही बनेगा, क्योंकि ज्ञानदान फूलों का कुर्ता पहनकर, ज्ञानदान फूलों कहां, हाँ क्योंकि बोल दिया था मैंने, क्योंकि ज्ञानदान फूलों का कुर्ता पहनकर उत्तमी की मां के पास अभिशप्त होकर धर्मयुद्ध की चेतावनी देने के लिए गया। वहां वह सच बोलने की भूल कर बैठा और उसने एक ऐसा तर्क दिया कि तर्क के तूफान ने उत्तराधिकारी को आदमी से खच्चर बना दिया। तो ये आपके दिमाग में अगर 5-6 बार छप जाती है, तब मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि जो पिंजरे की उड़ान है वो 39 में है। कब की है? 39 की है पिंजरे की उड़ान। फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड नंबर पे कौन सी रचना आती है, ज्ञानदान 43 की है। कब की है? 1900। ज्ञानदान के तुरंत बाद फिर आती है 43 की। अब जब मैं इस तरह से बताऊंगा तो आपकी ट्रिक टूट जाएगी। आप पहले ये याद करने की कोशिश करोगे, बजाय इसके मैं आपको सन, वैसे भी देखो मैंने तार सप्तक के कवियों के जीवन आपको याद करवाए थे, आप भूल चुके हो मैं जानता हूं, क्योंकि आप जिस रास्ते से यहां आने का प्रयास कर रहे हो, मतलब एक शिक्षक बनने के लिए जा रहे हो, मैं उसी रास्ते से यहां पहुंचा हूं। तो मुझे पता है कि कितनी बार मैं भी भूला था और कितनी बार मुझे जो है रचनाओं की जो है आवश्यकता पड़ी थी। आपको सन में एक बार नहीं उलझना है, आपको सिर्फ ये ट्रिक याद रहनी चाहिए। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है वो भी आप लोग सुने तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे यशपाल पिंजरे की उड़ान जो कहानियों का संकलन है, मतलब ये मार्क्सवाद से ज्यादा प्रभावित थे। और आपको मैंने उस दिन भी एक बात बताई थी कि मुंशी प्रेमचंद के बाद में यशपाल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मुस्लिम पात्रों को लेकर जो कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। इस बात के बारे में ध्यान रखें, ठीक है ना। अब बात करेंगे जैनेन्द्र की, ठीक है। तो जैनेन्द्र की बात भी मैं ऐसे ही आपको याद करवा दूंगा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। मेरी मानोगे तो सफल होगे, अपनी मानोगे, आज तक अपनी मानते आए हो, एक बार मेरी मान लो। इस रचनाओं से बाहर नहीं। भाई यशपाल की कहानी पूछ ली उसने, तो ये तो क्लियर है ना अब कि इनमें से यशपाल की कहानी आ गई तो गुरुजी गलत नहीं करेंगे। एक सोच के देखो, अभिशप्त, सीधी अभिशप्त कहानी अगर अपने को नेट में भी दिखाई दे जाए, नेट के एग्जाम में, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं भी हूं चाहे कोई हो, याद ही नहीं आएगी, लेकिन दिमाग में आएगा अभिशप्त। और ऑप्शन में है यशपाल की है, जैनेन्द्र की है, अज्ञे की है, विष्णु प्रभाकर, तो हम चारों की ट्रिक दिमाग में लाएंगे। जैसे ट्रिक दिमाग में लाएंगे, ट्रिक पूरी याद नहीं आएगी, टूटी फूटी आएगी, टूटी फूटी में अभिशप्त आपको याद आ जाएगी। इसलिए बोल रहा हूं। जैसे मैं जैनेन्द्र की याद करवाता हूं, जैनेन्द्र की आपको पता है, एक केदीर, एक रात और एक दिन, रेख गोर, 2 चिड़ियार, है ना, जानवीर, मास्टर, फांसी, कितनी है, मानते हो कि नहीं मानते हो। अब मैंने बोल दी कहानियां, इसका मतलब मुझे याद है। कैसे याद है? मुझे ट्रिक से याद है, लिंक से याद है। कैसे लिंक? चलिए आपको लिंक याद करवाता हूं। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर आदमी से यहां लिख देता हूं, आदमी से खच्चर बना दिया, ये लीजिए। चलिए अब हम यहां लिखते हैं जैनेन्द्र की। देखिए जैनेन्द्र के जीवन में एक दिन ऐसा आया, जैनेन्द्र के जीवन में एक दिन ऐसा आया कि खेल रहा था और खेल में
खेल खेल में हत्या हो गई। अब बताओ, और ऐसा होता है कि नहीं होता है? खेल खेल में हत्या हो जाती है। खेल खेल में हत्या हो गई और बस जैसे ही हत्या हुई, खेल खेल में हत्या हो गई और बेचारा जैनेंद्र, जो खेल खेल में हत्या हो गई और वह मास्टर से, पहले मास्टर था, मास्टर से कैदी बन गया। अरे वाह सर, मजा आ गया, मजा आ गया सर। जैनेंद्र के जीवन में एक दिन ऐसा आया, देखो आज मैंने माइक वैसे चेक तो कर लिया है, खरखर की आवाज नहीं आए। बाई चांस मैं आपको बता देता हूं कि आगे भी इन फ्यूचर कभी कोई क्लास हो उसमें साइड वॉइस की आवाज आए तो कमेंट करके पूछे ही नहीं मुझे कि सर ये आवाज आ रही, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो चुकी होती है, फिर आपको इग्नोर करके अपनी एकाग्रता यहीं लानी है, ठीक है? वैसे मैंने चेक कर लिया था, फिर भी क्या पता। तो जैनेंद्र के जीवन में एक दिन ऐसा आया कि खेल खेल में हत्या हो गई और वह मास्टर से कैदी बन गया। बताओ, मास्टर से क्या बन गया? कैदी। और उसकी और बन गया और फांसी की तैयारियां होने लगी। बोला अब जैनेंद्र को क्या देंगे? फांसी। फांसी की तैयारी होने लगी। सब बातें जुड़ी हुई है मेरी तो, होने लगी। अब बताओ, हमारे किसी के भी जीवन में कभी अच्छे कभी बुरे दिन आते रहते हैं। जैनेंद्र के जीवन में एक दिन ऐसा आ गया कि बेचारा खेल खेल रहा था, मास्टर जी खेल खेल रहे थे और जैनेंद्र मूल रूप से मास्टर थे। मास्टर से कैदी बनते हुए 2 सेकंड लगे, फांसी की तैयारियां और करने लग गए। तो फांसी की तैयारियां होने लगी। देखिए, सबका अपना अपना भाग्य है, सबका अपना अपना भाग्य है, सबका अपना अपना भाग्य है। मैं आपको बताऊं, तभी तो भाई, इस बात को मानते हो नहीं मानते हो? आप मानते हो ना? सबका अपना अपना भाग्य है। तभी तो उसकी पत्नी, तभी तो उसकी पत्नी जिसका नाम है जानवी, क्या नाम है? जानवी। तभी तो उसकी पत्नी जानवी नीलम देश के लिए 2 चिड़िया के साथ, नीलम देश के लिए और 2 चिड़िया के साथ ध्रुव यात्रा के लिए निकल पड़ी। अब नीलम देश के लिए, ध्रुव यात्रा के लिए 2 चिड़िया के साथ निकल पड़ी, जहां उस वातावरण में, अब वातावरण की जगह आप याद रखोगे उस वातायन, जहां उस वातायन में एक गो के साथ जय संधि कर ली। अब बोलोगे सर ये कौन सी ट्रिक है? तो ट्रिक तो भैया बिना सींग पूंछ की हुए। अब देखो, जैनेंद्र के जीवन में एक दिन ऐसा आया कि खेल खेल में हत्या हो गई और फांसी की तैयारियां होने लगी। सबका अपना अपना भाग्य है। तभी तो उसकी पत्नी जानवी ने नीलम देश के लिए 2 चिड़िया के साथ ध्रुव यात्रा पर निकल पड़ी और जहां वह वातावरण में एक गो के साथ जय संधि कर ली। अब सबसे पहले एक दिन आया कि खेल, हत्या, मास्टर, कैदी, फांसी, सबका अपना अपना भाग्य। पत्नी जानवी, है ना, नीलम देश की राजकन्या, 2 चिड़िया, ध्रुव यात्रा, वातायन, है ना, एक गो और जय संधि। अब मुझे बताओ, ये सारी जो आप देख सकते हैं, ये सारी कहानियां जो है वो जैनेंद्र की है। अब हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसे याद करें, एक दिन, एक रात, एक गो, 2 चिड़िया, इस तरह याद करेंगे तो नहीं। जैनेंद्र एक स्टोरी याद करो। ये भी तो कहानियां लिखते थे, तुम भी कहानी बना लो कि जैनेंद्र बेचारा, जैनेंद्र के जीवन में आज शाम को, खैर आज का तो हो गया मुझे पता है, कल शाम को जब खाना खाने बैठो तो पास में जो भी बैठा हो, चाहे हस्बैंड बैठे हो, माता की, कोई भी बैठा हो, माता उसका खाना है। हस्बैंड बैठे हो, बच्चे बैठे हो, सासू बैठी हो, ससुरे बैठे हो, कोई बैठा हो, उसे
खाना खाते खाते बताना कि जैनेंद्र के जीवन में बेचारे एक दिन ऐसा आया कि खेल खेल में हत्या हो गई। और मैं थने कहीं बताऊं, फांसी की तैयारियां होने लगी। अब सबका अपना अपना भाग्य है। तभी तो उसकी पत्नी जानवी नीलम देश के लिए 2 चिड़िया के साथ ध्रुव यात्रा के लिए निकल पड़ी और वहां जाकर उस वातावरण में एक गो से जयसंधि कर ली। अब जैसे ये ट्रिक खत्म होगी, घर वाले पूछेंगे तू बक्के कहीं है, कह क्या रहा है तू? बोला कुछ नहीं, सुनते जाओ, आपको फीडबैक देना ही नहीं है, फीडबैक मुझे आगे देना है। आपको तो आराम से सुनाना है, जो भी आपके पास में वो सुनाना है। कोई नहीं मिले तो कांच तो घर में होता ही है, आईना। संसार में 2 ही व्यक्ति हैं, एक पुस्तक और एक आईना, जो कभी झूठ नहीं बोलते, सच्ची मित्रता निभाते हैं। जैसे आप हो वैसा दिखाते हैं। आईने के सामने जाओ और बोल दो, आपको दोनों ट्रिक याद हो जाएगी। अब आपको याद क्या रखना है? अब आप बोलोगे सर आपको सबसे नई चीजें बताते हैं। जैनेंद्र, आपने सुन रखा होगा या नहीं सुन रखा? जैनेंद्र का मूल नाम था आनंदीलाल। क्या नाम था? आनंदीलाल इनका मूल नाम था। जैनेंद्र का मूल नाम क्या था? आनंदीलाल। अब इसमें जैसे इनकी कहानियां जो हम पढ़ी, तो उस कहानियों में एक बात ध्यान रखना, इनकी अपना अपना भाग्य जो कहानी है, ये अपना अपना भाग्य, इसमें एक पहाड़ी बच्चे की दीनता का वर्णन किया गया है। मैं जो बताऊं ना उसके बारे में थोड़ा सा दिमाग में रखना। नेट के स्तर पे बता रहा हूं और फर्स्ट ग्रेड के स्तर पे बता रहा हूं, और आने वाला समय ऐसा है कि स्तर कोई सा भी हो, क्लासेज यही काम आएगी। जिससे मेरे पास फोन आते हैं, सर सेकंड ग्रेड के लिए क्या क्लासेज, सर फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या, सर नया बैच शुरू करोगे? अरे यार नया बैच क्या होता है? ये यही चलेगा बैच, तो इसी को पढ़ो, आप पढ़ सकते हो, तो इससे बेस्ट है ही नहीं कुछ। तो सबका अपना अपना भाग्य जो है, इसमें 10 वर्षीय एक गरीब अनाथ पहाड़ी बालक के माध्यम से सामाजिक विषमता और झूठ, सामाजिक विषमता मतलब किस प्रकार समाज में भेदभाव रहता है, सामाजिक विषमता और उसके साथ में झूठी दया सहानुभूति पर विचार किया गया है। इनकी जो फांसी है, फांसी, अब ये जो फांसी है इसमें क्या है? इसमें एक पुलिस अधिकारी है, उसकी बेटी का नाम है जुलेखा, और एक क्रांतिकारी है, उसकी जो है प्रेम प्रसंग का वर्णन है। अब पुलिस अधिकारी जो क्रांतिकारी को दामाद बनाना चाहता है, लेकिन वो दामाद तो पुलिस थाने का बनाना चाहता था, और वो क्रांतिकारी बन कहां का जाता है? उस पुलिस अधिकारी के घर का। तो गड़बड़ ये हो जाती है। तो ये है फांसी, और अपना अपना भाग्य तो मैंने बता दिया 10 वर्षीय। इसके अलावा जानवी एक ऐसी कहानी है, सबसे खास बात बताता हूं, जैनेंद्र की एकमात्र कहानी जो सभी प्रकार की विचारधाराओं से हटकर है। मतलब न तो ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, न ये प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित है। तो अगर जैनेंद्र की कौन सी कहानी सभी विचारधाराओं से परे है, तो वो कहानी कौन सी है? जानवी कहानी है। इसके अलावा जैसे 2 चिड़िया है, नीलम देश की राजकन्या है ना, इसके अलावा नीलम देश की राजकन्या है, और जैसे बाहुबली है, लाल सरोवर है, ये 4 कहानियां इनकी, नीलम देश की राजकन्या और ये बाहुबली और लाल सरोवर और 2 चिड़िया। और कौन सी है? 2 चिड़िया। ये चारों कहानियां है ना, 2 चिड़िया, ये रही 2 चिड़िया, नीलम देश की राजकन्या, ठीक है। और कौन सी बताई मैंने आपको? बाहुबली। कौन सी? ये इस तरह से लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कौन सी? बाहुबली। ये ध्यान रखना, इनकी कहानी है बाहुबली, ठीक है। बाहुबली, लाल सरोवर, ठीक है। और एक इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है तत्सत। तो ये बाहुबली, लाल सरोवर, तत्सत, 2 चिड़िया, नीलम देश की राजकन्या, ये इनकी प्रतीकात्मक कहानियां कहलाती है। फांसी में क्या है भाई? फांसी में पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा और क्रांतिकारी के लव प्रसंग का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। और जैसे 2 चिड़िया जो कहानी है, ये मतलब यूं मान लो कि हमारे मन की जो उलझन की अवस्था होती है कि क्या करें क्या ना करें, एक अनसुलझी अवस्था, उसका वर्णन है, प्रतीकात्मक कहानी है, ठीक है ना। तो मन को लेकर लिखी गई है। खैर इतना डीप कोई नहीं पूछेगा, तो आपको याद हो गई। एक बार फिर से मैं यहां रिपीट करवा देता हूं। यशपाल की उड़ान देखकर दुनिया कहने लगेगी मैं सुंदर हूं, लेकिन चिंगारी का चित्र 3 दिन में ही बनेगा।
ज्ञानदान फूलों का कुर्ता पहनकर उत्तमी की मां के पास अभिशप्त होकर धर्म युद्ध की चेतावनी देने गया और वहां जाकर उसने वह सच बोलने की भूल कर बैठा और तर्क का तूफान ऐसा आया कि उसने उत्तराधिकारी को आदमी से खच्चर बना दिया। जैनेन्द्र के जीवन में एक दिन ऐसा आया कि खेल खेल में हत्या हो गई और वह मास्टर से कैदी बन गया। फांसी की तैयारी होने लगी। सबका अपना अपना भाग्य है। तभी तो उसकी पत्नी जानवी नीलम देश के लिए 2 चिड़िया के साथ ध्रुव यात्रा के लिए निकल पड़ी और वहां जाकर उसने एक गो से क्या कर ली, वहां उस वातायन में एक गो से जय संधि कर ली। लेकिन 3 कहानियां मैंने आपको और भी बता दी है। लाल सरोवर, तत्सत और बाहुबली, ये 3 कहानियां भी इन्हीं की है। जहां तक मैं समझ रहा हूं आपको याद हो रहा होगा। बात करते हैं अज्ञेय की। अज्ञेय का जो कहानी संग्रह है विपथगा, विपथगा जो है, इसमें क्या हुआ कि लेखक ने आधुनिक जो युद्ध होते हैं तो उसके कारणों की खोज की। आप यकीन नहीं करोगे, खैर लिखा हुआ है पीछे, जब उसने कहा कि आधुनिक जितने भी युद्ध हो रहे हैं इसके कारणों की खोज की, तो उसके कारणों के खोज में सबसे बड़ा कारण नारी निकल के आया कि आधुनिक युद्ध का कारण नारी है। तो भाई मैंने अज्ञेय जी से कहा, मैंने कहा साहब आधुनिक नहीं, हम तो प्राचीन काल से यही देखते आ रहे हैं कि क्रांति की अग्रदूत, क्रांतिकारी, ओजस्वी, सम्मान्य जो है वो नारी है। अब आप इसको ना वो क्या कहते हैं, महिला आयोग के पास मत चले जाना, गया गुरुजी ने ऐसा बोल दिया, मैं तो आपको याद करवा रहा हूं, ठीक है ना। विपथगा, नारी का चित्रण क्रांति के अग्रदूत के रूप में किया गया है विपथगा में। इसके अलावा इनकी जो कहानी है मैना, क्या कहानी है, मैना, ठीक है, शरणार्थी और गैंग्रीन, ये गैंग्रीन ही पहले रोज नाम से छपी थी और बाद में ये जो है गैंग्रीन नाम से छपी। परंपरा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, इनकी कोई ज्यादा कहानियां नहीं है लेकिन जितनी भी है बढ़िया है। मैना शरणार्थी रोज, मतलब मैना एक शरणार्थी के पास रोज जाती थी उसका गैंग्रीन देखने, गैंग्रीन यानी फोड़ा, कि फोड़ा सही हुआ कि नहीं हुआ, ये उसकी परंपरा बन गई थी। जयदोल ने उसे ये तेरे प्रतिरूप, खैर इसकी ट्रिक नहीं बनेगी, छोटी सी कहानियां हैं, थोड़ा बहुत याद भी कर लो, थोड़ा बहुत क्या कर लो, याद भी कर लो। बात करेंगे भगवती चरण वर्मा की। किसकी बात करेंगे, भगवती चरण वर्मा की। भगवती चरण वर्मा की कहानियों में आप यूं मान लो, भगवती की इंस्टॉलमेंट 2 बांकों ने मोर्चाबंदी के बाद दी। मतलब भगवती चरण वर्मा की इंस्टॉलमेंट थी, ठीक है ना, वो इंस्टॉलमेंट भगवती चरण वर्मा की इंस्टॉलमेंट थी, ठीक है ना, भगवती चरण वर्मा की इंस्टॉलमेंट थी 2 बांके और मोर्चाबंदी और खिलते फूल, ये इनकी कहानियां हैं। भगवती चरण वर्मा इंस्टॉलमेंट 2 बांके, मोर्चाबंदी और खिलते फूल, ये इनकी रचना याद है। अब बात करेंगे किसकी, इला चंद्र जोशी की। किसकी बात करेंगे, इला चंद्र जोशी की। एक सेकंड, फोन डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तो आप देखेंगे इला चंद्र जोशी की कहानियां, तो आप बोलोगे सर एक आहुति प्रसिद्ध है क्या। मैं आहुति नहीं, मैं आपको और भी बताता हूं, और हंस हंस के आपका पेट भी दुखने लग सकता है। मैं गारंटी नहीं लेता हूं, सॉरी, मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता हूं कि आपका पेट दुखेगा या नहीं दुखेगा, छोड़ो मरने दो। तो इला चंद्र जोशी की पत्नी, किसकी पत्नी, इला चंद्र जोशी की पत्नी रोमांटिक रोगी थी। क्या बात है सर, रोगी भी रोमांटिक, बिल्कुल। देखो आपको याद करना पड़ेगा, इला चंद्र जोशी की
इलाचंद्र, सॉरी, इसको थोड़ा सा, इलाचंद्र जोशी के चौथे विवाह की पत्नी रोमांटिक रोगी थी। बताओ, चौथे विवाह की पत्नी रोमांटिक रोगी थी, इसलिए इलाचंद्र जी ने क्या, इसलिए मिस्त्री बुलाकर, एक मिस्त्री बुलाया, इसलिए मिस्त्री बुलाकर होली के दिन उसकी प्रेतात्मा निकाल दी। वाह 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 वाह, क्या कवि सम्मेलन है। इलाचंद्र जोशी के चौथे विवाह की पत्नी रोमांटिक रोगी थी और ये इलाचंद्र जोशी को पसंद नहीं था। उन्होंने एक मिस्त्री को बुलाया और बोला इसकी प्रेतात्मा को बाहर निकाल, और इसकी प्रेतात्मा को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो इसलिए मिस्त्री बुलाकर उसके चौथे विवाह की पत्नी की आत्मा को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल कर उसकी क्या दे दी, आहुति दे दी, उसकी प्रेतात्मा की क्या दे दी, आहुति दे दी। और उसके बाद वो आत्मा जो थी खंडर में चली गई और खंडर की आत्माएं नाम से जानी जाने लगी। तो इलाचंद्र जोशी के चौथे विवाह की पत्नी रोमांटिक रोगी थी, इसीलिए जोशी जी ने एक मिस्त्री को बुलाया और होली के दिन जो है उसकी आत्मा, प्रेतात्मा को निकाल दिया। ठीक है, याद हो गई। अब इसमें आप याद क्या करोगे, आपको पता ही है या फिर बताना पड़ेगा, ऐसा कुछ विशेष है नहीं। नोट्स आप सबके पास हैं ही, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं चौथे विवाह की पत्नी, है ना, और रोगी, मिस्त्री, ये इनकी कहानियां हैं। रोगी, मिस्त्री, ये सारी इनकी कहानियां हैं। इसके अलावा आप प्रेतात्मा, आहुति इनकी प्रसिद्ध कहानी है, इसीलिए मैंने एक ही लिख रखी है ना। और इसके अलावा खंडर की आत्माएं, ठीक है। हाँ, होली वाली है ना जो रचना, इसको आप पूरी रचना यूं याद करोगे, दिवाली और होली, बाद में जोड़ देना, है ना, दिवाली और होली, प्रेतात्मा, ठीक है, मिस्त्री भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रोमांटिक में अब आप सोचोगे सर क्या है रोमांटिक में पूरी कहानी, तो रोमांटिक छाया पूरी करती है, रोमांटिक छाया, ये रोगी इसके नाम से है ही, बस। और तो क्या याद करोगे। और इनकी कहानियों में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको स्पेशल, जैसे जैनेंद्र की कहानियों में बताया वैसा मैं कुछ आपको बताऊं, ठीक है। इलाचंद्र जोशी, ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब आपको बताता हूं, पहले किसको ले, राघव को ले लेते हैं। रांगे राघव आगे है तो नहीं है, रांगे राघव, ठीक है। रांगे राघव के बारे में आप याद करें, कैसे याद करोगे मैं बताता हूं आपको। राघव साम्राज्य का वैभव, हे राघव साम्राज्य का वैभव, हे राघव साम्राज्य का वैभव जीवन में दाने खाकर नहीं, बल्कि अधूरी मूरत से इंसान को राघव साम्राज्य का पैदा करने से प्राप्त होता है। बस, कहानियां बहुत है विष्णु प्रभाकर की, लेकिन हमें याद इतनी रखनी है कि विष्णु प्रभाकर क्या, राघव साम्राज्य का वैभव जीवन में दाने खाकर नहीं बल्कि अधूरी मूरत से इंसान को पैदा करने से ही प्राप्त होता है। तो साम्राज्य का वैभव जीवन के दाने, क्या हो जाएगा, साम्राज्य का वैभव
जीवन के दाने, ठीक है, अधूरी मूरत, और एक है इंसान पैदा हुआ। क्या रचना है? इंसान पैदा हुआ, है ना, इंसान पैदा हुआ। और एक अंगारे नाम से एक रचना और है इनकी, राघव साम्राज्य का वैभव जीवन के दाने खाकर नहीं बल्कि अधूरी मूरत से इंसान को पैदा करने से होता है ना। इनकी दो रचनाएं और है भाई, वो अलग से लिख देता हूं मैं, अंगारे न बुझे, और एक है देवदासी। देवदासी आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद की भी है, इसीलिए बता रहा हूं कि इनकी भी मानी जाती है देवदासी, ठीक है। तो ये है रांगे राघव की रचना, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको मैं बताऊं, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर की एक ही रचना आपको याद रखनी है, अमृतलाल नागर की एक ही रचना आपको याद रखनी है, और वो कौन सी है? अमृतलाल नागर। इनके है एक दिल और हजार अफसाने। क्या है? एक दिल और हजार अफसाने, ये जरूर याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें अपन, और तो कौन है अमृतलाल नागर? ज्ञान रंजन नहीं, अभी यहां नहीं आएगा, ज्ञान रंजन नहीं आएगा, निर्गुण भी नहीं आएगा। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर ये ठीक हो। अमृत राय का लिख लो आप, तिरंगा कफन। तिरंगा कफन ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, अब मैं एक एक लिखाऊंगा। अमृतलाल नागर की हो गई, एक विष्णु प्रभाकर की लिख लो आप। देखो ऐसे तो हम कितनी लिख लें, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जितने लेखक हम पढ़ने चाहिए उतने ही पढ़े तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। विष्णु प्रभाकर को यूं याद रखो कि आदि और अंत, है ना, आदि और अंत तक मेरा वतन। बहुत बढ़िया है। आदि और अंत तक मेरा वतन खिलौने जैसा नहीं है। आदि और अंत तक मेरा वतन खिलौना नहीं है। आदि और अंत तक मेरा वतन खिलौना नहीं है। एक और कुंती, एक और कुंती ने जब यह सुना तो उसने कहा, आखिर क्यों मैं नारी हूं, आखिर क्यों मैं नारी हूं। तो इसमें एक तो रचना है आदि और अंत, एक है मेरा वतन, एक है खिलौना, एक मैं नारी हूं, एक है आखिर क्यों, और एक है एक और कुंती। ये रचनाएं विष्णु प्रभाकर की याद रख लेना, मेरी दृष्टि से ये इतनी ही इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि जैसे इनकी एक रचना है, धरती अब भी घूम रही है। क्या रचना है? धरती अब भी घूम रही है। तो अब है ठीक है, धरती अब भी घूम रही है तो घूमने दो, क्या दिक्कत है। इन्हीं की रचना है, धरती अब भी, ये मतलब इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं, धरती अब भी घूम रही है। अच्छा एक और बताता हूं आप लोगों को कि, एक और बताता हूं कि हम लोग है ना, जब ये पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगेगा, सबके दिमाग में आती है, वैसे ही आती है, बाद में अटेंड करें, तो सबके दिमाग में आती है, मेरे दिमाग में भी आती थी, आपके भी आती, कि यार ये भी इंपॉर्टेंट होगी, ये भी इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि जब हम भयभीत होते हैं ना एग्जाम से, कि भयभीत इस तरह से कि कल को यार कोई कमी ना रह जाए तैयारी में, हम फिर से चूक न जाएं। क्योंकि देखो एक चीज मान के चलो कि आप चाहे 0.1% से रह गए और चाहे आप 100 नंबर से रह गए, है ना, चाहे आप 100 नंबर से रह गए, चाहे आपने तैयारी नहीं की थी, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको अगली वैकेंसी से 0 लेवल से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो रीजन क्या होता है कि आप कोशिश ऐसी कीजिए कि आपको
दोबारा रिवीजन न करना, मतलब दोबारा तैयारी न करनी पड़े, बल्कि इसी में आप लगो। तो सर लगेंगे तो हम 3,000, 1,500, 2,000 फॉर्म इतने भरे जाते हैं, कुछ तो ऐसे होंगे, बिल्कुल होंगे, ये बात भी है, किसका भाग्य साथ। और लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है तो 100%, 99.99 नहीं, 100% कहता हूं, तुम्हारी सफलता रोक नहीं सकता। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट होगा, कोई स्कूल व्याख्याता में होगा, कोई सेकंड ग्रेड में होगा, लेकिन सेलेक्ट जरूर होगा। तो ये ना सोचें कि मैं फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हूं, सेकंड ग्रेड की कर रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि तैयारी मतलब इस तरह से करो कि आपको पीछे झांकना ना पड़े। बस बात सीधी सी साफ सुथरी बात यही है, ठीक है ना। उपेंद्र नाथ दास की मैंने उस दिन पढ़ा दी थी, भगवती चरण वर्मा पढ़ा दी, राहुल साकरात्यायन की पढ़ाती थी, ठीक है। बाकी तो और कौन रह गया, है ना, बाकी और कोई नहीं रहा है। अमृतलाल नागर, अमृत राय, विष्णु, ठीक है भाई। अगर बाई चांस कोई प्रेमचंद्र कहानियों में रह जाएगा तो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। अब आइए हम नई कहानी में प्रवेश करते हैं। किस में प्रवेश करते हैं? नई कहानी में प्रवेश करते हैं। नई कहानी, कहानी विधा यानी वो जो 1960 के बाद आई, साठोत्तरी, मतलब ये कहानी आंदोलन है। पहले तो नई कहानी नहीं, नई कहानी तो हम पढ़ेंगे अभी। ये साठोत्तरी जो कहे जाते हैं, यानी कहानी विधा में कुछ आंदोलन चले थे, तो उन आंदोलनों के बारे में बताने जा रहे हैं आज आपको। साठोत्तरी कहानी के प्रमुख आंदोलन। तो सबसे पहले देखो, सचेतन कहानी आंदोलन चला एक। कौन सा आंदोलन चला था? सचेतन आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सचेतन आंदोलन। तो आप देखेंगे सचेतन आंदोलन, कहानी आंदोलन जो है वो किसका है? मुझे एक बात बता दो, इस देश पे राजाओं का शासन खूब रहा है। महीप, महीप यानी मही, मही यानी पृथ्वी, पृथ्वी का प यानी पालन करने वाला, पृथ्वी का पालन करने वाला। अब आप पूछोगे सर इसमें कौन सा समास है? अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा, क्या इसमें अलुक तत्पुरुष है, लुप्त पद तत्पुरुष है? तत्पुरुष है, लेकिन कौन सा है जो एक्स्ट्रा पड़ता है? नया तत्पुरुष है, लुप्त पद है, उपपद है, या फिर और कौन सा है? तो इसमें उपपद तत्पुरुष है। तो पृथ्वी का पालन करने वाला, ठीक है। तो जो राजा होता था, अगर किसी भी राज्य का राजा सचेत नहीं रहता था तो उस राज्य की सुरक्षा खतरे में रहती थी। तो आप ध्यान रखें, हमेशा से महीप जो राजा होगा उसे सचेत रहना पड़ेगा। अकहानी निर्मल वर्मा, अकहानी निर्मल वर्मा। देखिए, जो निर्मल होते हैं, निर्मल वर्मा हम पढ़ेंगे आगे, जो लोग निर्मल होते हैं, मन से निर्मल होते हैं, वो मन में कोई भी कहानी गढ़ते नहीं है। जैसी मन में आई वैसी बता दी। अकहानी मतलब हम लेते हैं नए तत्पुरुष में, नकारात्मक भाव में, यानी न कहानी। क्या हो जाएगी? न कहानी। मतलब निर्मल स्वभाव के व्यक्ति कोई भी बात जब कहते हैं तो कहानी गढ़ के नहीं कहते हैं। समकालीन तो याद रखें, गंगा तात्कालीन भी थी, समकालीन भी है, भविष्यकालीन भी है, भूतकालीन भी है। तो जो भूत, वर्तमान, भविष्य सब कालीन है वो है गंगा। तो गंगा प्रसाद विमल ये समकालीन कहानी आंदोलन के प्रणेता हैं। समानांतर कमलेश्वर, तर वर तर वर तर वर तर वर तर वर, समानांतर कहानी आंदोलन, तर वर, समानांतर कमलेश्वर, समानांतर कमलेश्वर, ठीक है। सहज अमृत राय। देखिए, अमृत का जो पान है वो आदमी को सहज रूप से ही करना चाहिए। या तो हमने रविंद्र भ्रमर पढ़ा था, सहज कविता आंदोलन, याद है? भंवरा फूलों पर सहज ही निवास करता है, ठीक ऐसे ही अमृत राय सहज कविता आंदोलन। अमृत अगर आपको पीना है तो बड़े सहजता के साथ पीजिए। और सुशील जो होते हैं, स्वभाव से सुशील होते हैं कि ये बड़ा सुशील लड़का है, तो जो सुशील होते हैं वही बड़ी सहजता के साथ अमृत का पान करते हैं। और याद रहे, सक्रिय राकेश वत्स, रात्रि को, चंद्रमा को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। रात्रि यानी सक्रिय कौन रहेगा? रात्रि में चंद्रमा हमेशा सक्रिय रहेगा। रात्रि में चंद्रमा हमेशा सक्रिय। राकेश वत्स, हे वत्स
तुम सक्रिय रहो, हे वत्स तुम सक्रिय रहो, हे वत्स तुम सक्रिय रहो। तो कुल मिला के सक्रिय कहानी आंदोलन राकेश वत्स, ये कहानी आंदोलन हो जाते हैं। और उसके बाद हमारी क्लास जो है आज की समाप्त हो जाती है। बाई चांस प्रेमचंद उत्तर कहानियों में कोई एक आध कोई लेखक कहानीकार बच गया हो जिसकी कहानियां जो है थोड़ी सी रह गई हो, तो मैं आपको कल की क्लास में जरूर बताऊंगा। दूसरा, कल की क्लास में बताऊंगा। इसके अलावा देखो, कहानी विधा जैसे ही खत्म होगी, जैसे कल कहानी विधा की क्लास लास्ट क्लास होगी, उसमें मैं कहानियां सारी करवा दूंगा। उसके बाद में जब भी एक क्लास और आएगी मेरी, वो कहानी विधा की स्पेशल क्लास होगी। वो कहानी विधा की स्पेशल क्लास का जो नंबर नहीं होगा, जैसे ये अपनी 54वीं क्लास है तो उसमें नंबर नहीं होगा, उस पर लिखा होगा कहानी विधा स्पेशल क्लास। उसमें मैं आपको दलित कहानीकारों के बारे में बताऊंगा, मैं आपको महिला कहानीकारों के बारे में कौन कौन सी रचनाएं, मतलब महिला कहानीकारों की कौन कौन सी रचनाएं याद करनी चाहिए वो बताऊंगा, भारत पाकिस्तान त्रासदी को लेकर कौन कौन सी कहानियां लिखी गई है वो बताऊंगा। तो एक कहानी विधा की स्पेशल क्लास भी दूंगा, ताकि कम से कम जिस प्रकार तक मैंने आधुनिक काल तक आपको सेट माइंड में करवा दिया है, मेरे आधुनिक काल से नोट्स से बाहर जाता नहीं है कभी। अब तक पीछे काफी एग्जाम हुए हैं, उनमें मेरे जो आधुनिक काल तक जो नोट्स हैं उससे बाहर कुछ नहीं गया। जैसे सेट का पेपर आया था, उसमें मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था, 80% पेपर जो है नोट्स में से मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और गद्य विधाओं में जो है वो अब तक मेरा थोड़ा ये है कि कहानियां बहुत होती है तो थोड़े से क्वेश्चन जो परसेंटेज है वो कम था, लेकिन इस बार मैं इसीलिए थोड़ा विस्तृत बता रहा हूं आपको, ताकि अब अपना कहानी विधा जो है ना उसमें से भी कोई कहानी चूक न जाए, ये मेरा प्रयास है। तो जो स्पेशल क्लास होगी वो बहुत ज्यादा स्पेशल होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दूसरा एक सूचना जो है, हिंदी पॉइंट पर स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, केवल व्याकरण की अलग अलग टेस्ट सीरीज है, और इसके साथ एक संपूर्ण जो है पाठ्यक्रम टेस्ट सीरीज है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस पर ज्यादा तवज्जो देवें, क्योंकि आपको अभी तो इसकी जो है ऐसा लगेगा सर ये तो ज्यादा मूल्य है, लेकिन आपको वैकेंसी आने के बाद ऐसा लगेगा कि फायदे में रहें। और आप में से कई अभ्यर्थी ऐसे थे जब इसका मूल्य और कम था स्टार्टिंग, तब उन्होंने ये परचेज कर ली थी, वो बहुत बढ़िया फायदे में रहे। और अब आप लोगे तो आप और भी फायदे में रहोगे। वैकेंसी आने के बाद ये सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज होगी, क्योंकि इसमें आपको जो है 100 से ज्यादा टेस्ट मिलेंगे और हर चीज के नोट्स मिल जाएंगे, पूरे काव्य शास्त्र के मिल जाएंगे, पूरी व्याकरण के, पूरे साहित्य के। सबसे बढ़िया स्कूल व्याख्याता लोगे तो केवल स्कूल व्याख्याता संबंधी मैटर मिलेगा, सेकंड ग्रेड लोगे केवल सेकंड ग्रेड संबंधी, नेट वाले लोगे केवल नेट संबंधी, लेकिन इसमें टोटल मिलेगा धीरे धीरे, और वैकेंसी तक बहुत कुछ नया ऐड होगा। ठीक है, तो इसको तवज्जो ज्यादा देवें और भरोसा रखें, मैं आपके साथ हूं। टेस्ट की पूरी तैयारी है, 1 जून से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके इससे जुड़ें। शानदार टेस्ट सीरीज है और रेगुलर देनी पड़ेगी, टेस्ट रेगुलर देने पड़ेंगे 1 जून से। अगर आप नहीं दोगे तो मैं इस पर कड़ा एक्शन भी लूंगा, क्योंकि मुझे इस बार सिलेक्शन देने हैं, आपको लेना है कि नहीं लेना है वो आप जानो, मुझे देने हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो टेस्ट सबके देंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंक मैं यहाँ पे क्लास में बताऊंगा 1 जून के बाद में। तो जैसे 1 जून के टेस्ट हो गए तो उसकी कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया वो बताएंगे। तो इसके लिए आपसे फिर से कह रहा हूं, आप उसके लिए तैयार रहें, ठीक है। और बाकी तो कल क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि।